युगपत समीकरणों को हल करने में अवयवों का प्रयोग। माना कि तीन चरों x, y और z में तीन युगपत समीकरण a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू b1। दूसरा समीकरण a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b2 और तीसरा समीकरण a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू b3। इन समीकरणों को हम अवयव के रूप में लिख सकते हैं ax इक्वल टू b, जहां पर कैपिटल A जो है ये 3/3 या तृतीय कोटि का एक अवयव है, जहां पर हम प्रथम पंक्ति पर x, y और z के गुणांक प्रथम समीकरण से, दूसरे पंक्ति पर दूसरे समीकरण के x, y और z के गुणांक और इसी प्रकार तीसरे पंक्ति पर तीसरे समीकरण के x, y और z के गुणांक, अर्थात a11, a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32, a33 ये कैपिटल A है। और कैपिटल X इक्वल टू ये 3/1 का एक मैट्रिक्स है जिसके अवयव हैं x, y और z। और इसी प्रकार कैपिटल B ये भी एक 3/1 का या 3x1 इस साइज का एक अवयव है जिसके अवयव हैं b1, b2, b3। तो माना कि डिटरमिनेंट A अर्थात हमें जो सारणिक प्राप्त होगा अवयव A से, उसका मान 0 के बराबर नहीं है, तब A इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब समीकरण 1 में हम A इनवर्स का गुणा पूर्व में करें तो हमें मिलेगा A इनवर्स गुणा A गुणा X बराबर A इनवर्स B। A इनवर्स A का जो मान होता है ये I होता है, तो अगले समीकरण में या अगले पद में हमें मिलेगा I इंटू एक्स इक्वल टू A इनवर्स B। अब I इंटू एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो इस प्रकार हमें मिल रहा है x इक्वल टू A इनवर्स B। इससे हम अज्ञात राशियों x, y तथा z का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखेंगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न। उसके पहले कुछ एक दो और अवधारणाएं। संगतता का सिद्धांत। हम संगत और असंगत समीकरणों को पहले ही परिभाषित कर चुके हैं। यहां हम रैखिक समीकरणों के निकाय ax इक्वल टू b, जहां पर a एक वर्ग अवयव है, की संगतता असंगतता हेतु कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। तो इसमें पहला सिद्धांत है, यदि डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 तो निकाय संगत है और उसका एक अद्वितीय हल है। दूसरी स्थिति, यदि डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 तथा एडजॉइंट a इंटू b इक्वल टू 0 तब निकाय संगत है और उसके अनंत हल है। तीसरी स्थिति, यदि डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 तथा एडजॉइंट a इंटू b नॉट इक्वल टू 0 तब निकाय असंगत है और उसका कोई हल नहीं है। आगे देखते हैं रैखिक समीकरणों का समरूप निकाय। रैखिक समीकरणों का समरूप निकाय ax इक्वल टू 0 इस प्रकार का होता है। तो पूर्व में हमने जो समीकरण देखे थे वहां पर इक्वल टू b1, b2 और b3 ऐसा हमें मिला था, तीनों समीकरण में अलग अलग। यहां पर b1, b2 और b3 जो है वो 0 0 0 रख दें तो हमें समरूप निकाय प्राप्त होता है, अर्थात a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल टू 0, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इक्वल टू 0 और a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इक्वल टू 0। इस निकाय को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक 3/3 इस कोटि का एक अवयव है जिसके रो के अवयव हैं a11, a12, a13, दूसरा रो a21, a22, a23 और तीसरा रो a31, a32, a33 और उसके बाद x1, x2, x3 ये एक 3/1 का अवयव है बराबर एक 3/1 का फिर से अवयव 0 0 0। तो इससे हम लिख सकते हैं कैपिटल A इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0। यदि A व्युत्क्रमणीय हो तो उपर्युक्त समीकरण में A इनवर्स का पूर्व गुणन करेंगे। करने पर हमें मिलेगा A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू 0। और आपको यह ज्ञात है कि A इनवर्स A जो होता है यह कैपिटल I होता है, तो ये कैपिटल I इंटू एक्स इक्वल टू 0,
यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कि x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 और x3 इक्वल टू 0। तो इससे यह स्पष्ट है कि x इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 दिए गए समरूप निकाय को संतुष्ट करता है। यदि a व्युत्क्रमणीय है, समीकरण ax इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 और x3 इक्वल टू 0 होगा। अब हम समरूप समीकरणों हेतु संगतता का निर्धारण करेंगे। यदि निकाय ax इक्वल टू 0 है तो पहली स्थिति, यदि डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट a शून्य के बराबर नहीं होगा, तब निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। और यदि डिटर्मिनेंट a या सारणिक a का बराबर शून्य होगा तो निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सरल करते हैं। अवयवों की सहायता से समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो हम लोगों ने देखा है कि अवयवों की सहायता से समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं। तो जो हमने थ्योरी पढ़ा था उसे हम यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो समीकरण दिया गया है उससे अवयव का निर्माण करना है। तो a इक्वल टू x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3, y का गुणांक 2। फिर कैपिटल X जो होगा ये x और y इसके दो अवयव होंगे, तथा कैपिटल B जो होगा इसमें इक्वल टू के बाद में जो संख्याएं हैं उसका ये एक अवयव बन जाएगा। अब हमें A इनवर्स ज्ञात करना होता है। तो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A होता है। तो आपके पास A अवयव दिया गया है तो इसे आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए सारणिक। तो ये 2 3 3 2 सरल करते हैं, 2 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 4, 3 और 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 9। सरल करने पर आपको मिल जाएगा ऋण 5। अब एडजॉइंट A निकालने के लिए या सखंडज अवयव निकालने के लिए आपको उसके अवयव ज्ञात होना आवश्यक है। तो A11 इक्वल टू M11 ये आपको मिल जाएगा 2। देखिए इस यहाँ पर देखिए इस अवयव या ये यहाँ पर जो अवयव है ये 1 1 है, ये वाला एलिमेंट, इसको रो और कॉलम को छुपा दीजिए, जो बच रहा है ये 2 या उपसारणिक, तो ये आपको मान मिल गया 2। इसी तरीके से A12 इक्वल टू माइनस M12, तो यहाँ पर इस रो और कॉलम को छुपाएंगे तो बचेगा 3 और ये ऋण चिन्ह के साथ आएगा, तो ये ऋण 3। इसी प्रकार A21 इक्वल टू माइनस M21 ये आपको मिल जाएगा -3 और A22 इक्वल टू M22 ये आपको मिल जाएगा 2। और आपको पता है कि हम एडजॉइंट A लिखते हैं A11 A12 और ये A21 A22 इस तरीके से। A11 का मान आपको प्राप्त हो चुका है 2, A12 का मान आपको मिल चुका है ऋण 3, A21 का मान मिला है ऋण 3 और A22 का मान मिला है 2 या 2। तो इस तरीके से आपको एडजॉइंट A मिल चुका है। अब हम निकालेंगे A इनवर्स। A इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A का मान आपको मिल गया है ऋण 5 और एडजॉइंट A का मान ये। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 ऋण 3 और ये 2। अब चूंकि आपको पता है कि x इक्वल टू A इनवर्स P, x जो है ये यहाँ पर ये सारणिक है, x y A इनवर्स, तो A इनवर्स का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो ये सारणिक ये अवयव है, तो ये 2 ऋण 3 2 और b का मान यहाँ पर ये अवयव 5 और 2। तो इन दोनों का हम गुणा करते हैं और सरल करते हैं। तो गुणा किस प्रकार करते हैं आप देख चुके हैं। तो ये ऋण 1/5 और ये रो का गुणा इस कॉलम के साथ, तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 10, ऋण 3 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 6।
इसी प्रकार ऋण 3 का गुणा 5 से करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 15, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4। तो इस तरीके से आगे जब हम इसे सरल कर रहे हैं तो x का मान हमें प्राप्त हो रहा है, ये ऋण 1/5 और अवयव में ये 4 और ऋण 11। आगे जब आप इसे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऋण 4/5 और ऋण धन हो जाएगा ये 11/5। x जो है ये x और y है, तो x का मान संगत मान ऋण 4/5 और y का संगत मान 11/5 प्राप्त हुआ। तो अतः x बराबर ऋण 4/5 और y का मान 11/5। तो एक बार पूरी प्रक्रिया को फिर से समझते हैं कि हमने क्या किया है। तो पहले ये कि हमारे पास जो समीकरण दिया गया था उससे हमने कैपिटल A, कैपिटल X और कैपिटल B 3 अवयव लिख लिए। फिर A इन्वर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट A के अवयव लिखने के लिए आवश्यकता होती है इन सारे अवयवों की। A11 यहाँ पर ये 2/2 का है तो A11, A12, A21, A22 ये सारे अवयव हम लोगों ने निकाल लिया। फिर एडजॉइंट A इक्वल टू ये इस तरीके का डिटर्मिनेंट होता है जिसके अवयव यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। ये निकल जाने के बाद A इन्वर्स का मान हम निकाल सकते हैं, ये एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A होता है। डिटर्मिनेंट A का मान हमने -5 निकाला है, वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है। अब ये x इक्वल टू A इन्वर्स B ये फार्मूला होता है, इस पर जब आप अप्लाई करेंगे x जो है ये डिटर्मिनेंट, ये जो x है ये आपका अवयव xy है, स्तंभ अवयव। ये जो x है यहाँ पर ये अवयव दिया गया है। इसी तरीके से A इन्वर्स हमने निकाला है और B यहाँ पर यह अवयव दिया गया है। फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने तुलना किया तो हमको मिल गया x इक्वल टू ऋण 4/5 और y का मान 4/5 और यही इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न दिया गया है अवयवों की सहायता से समीकरण को हल कीजिए। समीकरण, पहला समीकरण है 2x - 3y + z = 9। दूसरा समीकरण x + y + z = 6 और तीसरा समीकरण x - y + z = 2। तो पूर्व प्रश्न में हमने जिस प्रकार दिए गए समीकरण से अवयव की रचना की थी वो रचना हमें यहाँ पर भी करना है। तो हम लिखते हैं कैपिटल A। कैपिटल A जो होता है वो दिए गए समीकरण में x, y और z के गुणांकों से बनता है। तो पहले समीकरण में x का गुणांक 2, y का गुणांक 3 और z का गुणांक 1। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में 1, 1 और 1। तीसरे समीकरण में 1, ऋण 1 और 1। ये a का मान प्राप्त हुआ। x चूँकि यहाँ पर 3 चर राशियों का उपयोग किया गया है x, y, z, वो यहाँ पर आ जाएगा। और अंत में b जो है इक्वल टू के बाद में जो संख्याएं हमें मिल रही है उनसे बना हुआ ये अवयव होगा। ये 3/3 का हमें अवयव मिला है, तो इसका इन्वर्स की आवश्यकता हमें होती है। तो उसके लिए पहले हम इसके सारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट A ये जो अवयव दिया गया है उससे हम सारणिक बना लेंगे। 2 ऋण 3 1 1 1 1 और 1 ऋण 1 और 1। रो कॉलम ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं या फिर सीधे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार भी कर सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो 2 1 और ऋण धन 1, फिर ऋण और ऋण धन 3 3 1 और 1 1 ऋण ये 1 और ये 1 का गुणा ऋण 1 और फिर धन 1, इसका और इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 1 और इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1। सरल करेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4। ये मिल गया 0 ऋण 3, 0 गुणा 3 0 और ऋण 2। तो सरल करने पर आपको मिल गया वैल्यू 2। अब यहाँ से आप A11 निकालिए, ये होगा M11। तो ये सारणिक, ये उप सारणिक 1 1 ऋण 1 1 सरल कीजिए, 1 और 1 1 धन 1 बराबर 2। इसी प्रकार A12 ये -M12 आपको मिल जाएगा माइनस चिन्ह के साथ में 1 1 1 1 सरल करेंगे तो -1 -1 ये इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से A13 ये आपको मिल जाएगा M13 1 1 1 -1
सॉल्व करेंगे तो ये इसका गुणा हो जाएगा -1 और -1 इक्वल टू -2। इसी प्रकार M21 ये हो जाएगा -M21। 21 मतलब ये वाला अवयव, इसके रो और कॉलम को छुपाइए। ऋण 3 1 ऋण 1 1, तो ऋण 3 1 ऋण 1 1, इसको सरल कीजिए। 3 यहाँ पर ये ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह के साथ ऋण 3 और 1 का गुणा ऋण 3 ऋण, और ये 1 और 1 यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा। तो ऋण 3 धन 1 ऋण 2 और ऋण 2 धन 2। इसी प्रकार A22 आपको मिल जाएगा M22, और ये सारणिक है, उप सारणिक है 2 1 1 और 1। सरल करेंगे तो 2 ऋण 1 बराबर आपको मिल जाएगा 1, और A23 ये मिल जाएगा -M23, तो -M23 तो ये 2 -3 और 1 और ये -1 माइनस ये -2 माइनस और माइनस अगेन +3। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 और ये इस प्रकार ये -1। तो A23 जो आपको प्राप्त हुआ ये -1 प्राप्त हुआ। अब A31 हम ज्ञात कर लेते हैं। ये आपको मिल जाएगा M31। इसका जो उपसारणिक है ये ऋण 3 1 और 1 1। सॉल्व करेंगे तो ऋण 3 और ऋण 1 बराबर ऋण 4 आपको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार A32 इक्वल टू -M32 माइनस ये आपको मिल रहा है 2 1 और 1 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -2 -1 ये 1 और ये माइनस का साइन -1। A33 आपको मिल जाएगा M33, ये आपको मिल जाएगा 2 -3 1 और 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस और माइनस +3 आपको मिल गया 5। तो आपको पता है कि एडजॉइंट A जो होता है इसको हम लिखते हैं A11 A12 इस तरीके से A13, और ये होता है A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसी प्रकार इस जो हमें मान प्राप्त हुआ है इसमें हम मान रख देते हैं 2 0 ऋण 2 2 1 ऋण 1 ऋण 4 ऋण 1 और ये 5। तो हमें एडजॉइंट A का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इस सूत्र का उपयोग करेंगे और आगे सरल करेंगे। A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। आपको डिटर्मिनेंट A का मान हमें प्राप्त हुआ था 2, तो ये 1/2, और एडजॉइंट A का मान हमें मिला था 2 2 ऋण 4 0 1 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1 5। अब चूंकि आपको पता है कि x इक्वल टू होता है A इनवर्स B, A इनवर्स का मान हमें प्राप्त हो चुका है, तो ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं 1/2 2 2 4 0 1 ये -4 है -1 -2 -1 और ये 5। B का मान ये अवयव है 962। अब गुणा करते हैं, दो अवयव का गुणा किस प्रकार करते हैं आपको यह ज्ञात है। x का मान ये x y और z ये एक अवयव है। अब ये जो 1/2 है इसको बाहर रखते हैं और फिर आगे पदों का गुणा करते हैं। तो ये रो और इसके कॉलम के साथ संगत पदों का गुणा, तो 2 और 9 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 18, 2 और 6 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 12, ऋण 4 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 8। इसी प्रकार इसका गुणा इन अवयवों के साथ, 0 का गुणा 9 के साथ 0, 1 का गुणा 6 के साथ 6, ऋण 1 का गुणा 2 के साथ ऋण 2। फिर ये जो रो है उसके अवयवों का गुणा करते हैं, तो ऋण 2 और 9 का गुणा ऋण 18, ऋण 1 का गुणा 6 के साथ तो ये ऋण 6 और 5 का गुणा 2 के साथ धन 10। अब इसे आगे सरल करते हैं, ये 1/2 इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा आपको 22, इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 4 और इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा
ऋण 14। 1/2 का गुणा कर देंगे अंदर में तो आपको मिल जाएगा, ये आव्यूह है XYZ, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा 22/2 11, 4/2 2, ऋण 14/2, तो ये ऋण 7। तो इसका मतलब ये कि आपको प्राप्त हो गया x बराबर 11, y बराबर 2 और z बराबर ऋण 7, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार अब आप और भी प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक समीकरण निकाय असंगत है, और हमें यहाँ पर समीकरण दिया गया है 4x - 3y = 5 और 8x - 6y = 9। तो पहले हम इस दिए गए समीकरण निकाय से आव्यूह प्राप्त कर लेते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कि समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a का जो मान है, हम हमेशा लिखते हैं कि x का गुणांक और फिर y का गुणांक, फिर x का गुणांक और फिर y का गुणांक। तो ये आपको मिल गया a। x जो चर राशि उपयोग किए गए हैं उसका अवयव x और y, और b = के बाद में जो संख्याएं आई है उसका अवयव, तो ये 5 और 9। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट a निकाल के देखते हैं। तो ये 4 ऋण 3 8 ऋण 6, ऋण 6 और 4 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 24, और फिर ऋण चिन्ह 8 और 3 24, और ये ऋण चिन्ह, तो ऋण और ऋण धन 24, तो बराबर 0। तो जैसे ही 0 आ गया डिटर्मिनेंट a का मान, तो हम यह कहेंगे कि इसलिए a जो है यह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब हम लोग इसके लिए एडजॉइंट a निकालने के लिए बाकी सारे अवयव ज्ञात कर लेते हैं। तो a11 = m11, ये आपको मिल जाएगा ऋण 6। a12 = -m12, तो ये मिल जाएगा आपको -8। इसी तरीके से a21 आपको मिल जाएगा -m21, तो माइनस और माइनस +3, और a22 = m22 आपको मिल गया 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एडजॉइंट a = आप लिखते हैं a11 a12 और फिर ये a21 a22। a11 का मान है -6, a12 का मान है -8, a21 का मान है 3 और इसका मान है 4। तो हमें ये आव्यूह मिल चुका है, और आपको ये पता है कि एडजॉइंट a × b अगर हम करें तो मिल जाएगा -6 और ये -8 3 और 4, और b का मान जो है ये सारणिक आव्यूह 5 और 9 के रूप में। अब गुणा कैसे करते हैं आपको पता है, इसके रो का गुणा इसके कॉलम के अवयवों से। तो ऋण 6 और 5 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 30, 3 और 9 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 27। इसी प्रकार ऋण 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 8 × 5 = 40, और 4 और 9 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 36। सरल करेंगे तो ये आपको मिल गया ऋण 3, और इसको सरल करेंगे तो मिल गया ऋण 4। ऋण 3 और ऋण 4 ये जो आव्यूह है ये 0 के बराबर नहीं है। तो अतः इससे सिद्ध हुआ कि दिया गया समीकरण निकाय असंगत है, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण निकाय संगत है, और हमें समीकरण दिया गया है x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2 और ax + ay + 2az = 4। पूर्व प्रश्न में हमने जिस प्रकार समीकरण से आव्यूह का निर्माण किया था वही काम यहाँ पर पहले करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं कि a कैपिटल A, यहाँ पर हम लोग चर राशि के गुणांक को लिखते हैं। तो ये 1 1 1 और 2
3 2 और फिर a और 2a प्राप्त हुआ। इसी प्रकार b जो है यह बराबर चिन्ह के बाद में जो अचर राशि दिया गया है वो 1 2 4 इसका अवयव, और c इसमें x y z या c की जगह में हम कैपिटल X का उपयोग करते हैं, ये x y z 3 चरों का उपयोग किया गया है। तो ये जो अवयव दिया गया है इसका हम लोग सारणिक बना करके पहले सरल कर लेते हैं। 1 1 1 2 3 2 और a 2a। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो 1 गुणा 3 दूनी 6a ऋण 2 गुणा a 2a ऋण 1 2 गुणा 2 4a ऋण 2 और a 2a धन 1 2a ऋण 3a। सरल करते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4a और 4a ऋण 2a आपको मिल जाएगा 2a, तो ये ऋण 2a और यहाँ से आपको मिल जाएगा ऋण a, तो 2a और ऋण a 3a और कुल मिलाकर के आपको मिल जाएगा a। अब चूंकि a इज नॉट इक्वल टू 0 अतः a व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। तो प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित अवयव समीकरण से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। ये रहा आपके सामने प्रश्न। तो इसमें पहले जो दिया गया अवयव है उसका हम समीकरण पहले लिख लेते हैं। दिया गया अवयव समीकरण ये दिया गया है 1 2 3 3 1 2 2 3 और 1 और इसके साथ में एक अवयव है x y z, इसके अवयव हैं बराबर 4 ऋण 2 0 ऋण 6 और ऋण 1 2, इसके साथ में 2 और 1। तो आपको ये पता है कि दो अवयवों का गुणा किस प्रकार करते हैं। देखिए 1 2 3 इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 1 2 3 इसमें 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये 3/1 इस आकार का होगा। इसी प्रकार ये 3/2 है और ये 2/1 है। तो देखिए यहाँ पर 3 और ये 3 दोनों बराबर है, तब हम प्रोडक्ट कर सकते हैं 3 और 1 इसका आकार मिलेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 है, तो हमें राइट साइड में जो अवयव दिया गया है उसका गुणनफल 3/1 के क्रम में मिलेगा। तो किस प्रकार गुणा करते हैं आपको यह पता है कि ये रो और इसके कॉलम के अवयव का संगत गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं। x का गुणा 1 के साथ, y का गुणा 2 के साथ और z का गुणा 3 के साथ। इसी प्रकार ये हो जाएगा 3x धन y धन 2z और 2x धन 3y धन z। और इसी प्रकार यहाँ पर हम गुणा करेंगे, ये आपका रो और इस तरीके से कॉलम के अवयव। तो 4 ये 4 और 2 का गुणा 8, ऋण 2 और 1 का गुणा ऋण 2। इसी प्रकार 0 का गुणा 0 के साथ, 0 का गुणा 2 के साथ 0, ऋण 6 का गुणा 1 के साथ ऋण 6, ऋण 1 का गुणा 2 के साथ ऋण 2 और 2 का गुणा 1 के साथ धन 2। सरल करने पर आपको ये प्राप्त हो रहा है 6 ऋण 6 और 0। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से आप समीकरण निकाल सकते हैं x + 2y + 3z = 6, 3x + y + 2z = -6 और 2x + 3y + z = 0। तो इन समीकरणों को हम हल कर लेंगे और हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इन समीकरणों को हल करने पर
हमें जो मान प्राप्त होगा ये x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 2 प्राप्त होगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि अवयव a ये 3/3 क्रम का है, इसके पहले रो के एलिमेंट है 1 3 लैम्डा प्लस 2, दूसरा रो 2 4 8 और तीसरा रो 3 5 और 10 अव्युत्क्रमणीय है, तो दर्शाइए कि लैम्डा का मान 4 होगा, यह हमें दिखाना है। तो इसके लिए पहले हम दिया हुआ अवयव लिखते हैं। दिया हुआ अवयव माना कि ये a है और a प्रश्न में दिया गया था 1 3 लैम्डा धन 2 2 4 8 3 5 10 ये अवयव दिया गया है। अब चूंकि यह अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो लैम्डा का मान 0 होता है, तो इस अवयव के से बने सारणिक का मान 0 होगा। तो इसका मतलब ये कि हम डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं, 1 2 3 3 4 5 और ये लैम्डा प्लस 2 8 और ये 10। तो इसको हम संक्रिया के द्वारा भी हल कर सकते हैं और सीधे विस्तार करके भी सरल कर सकते हैं। तो यदि इसमें हम संक्रिया लगा दें कि C2 कॉलम 2 मतलब ये वाला कॉलम बिकम्स कॉलम 2 -3 टाइम्स C1, इसमें 3 का गुणा करके हम इसमें घटाते हैं। तो इसका मतलब ये कि पहला कॉलम जो है वो हमें वही अवयव मिलेगा, तो ये 1 2 3। अब इसमें 3 का गुणा कीजिए तो 3 मिल जाएगा, 3 में 3 घटाएंगे मिल जाएगा 0। फिर इसमें 3 का गुणा कीजिए 6, 4 में 6 घटाएंगे तो मिल जाएगा -2, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 9, और 5 -9 करेंगे तो मिल जाएगा -4। और इसी प्रकार तीसरा जो स्तंभ है C3, इसको हम लिखेंगे C3 -2 टाइम्स C1। तो दूसरे कॉलम में आप 2 का गुणा कीजिए, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 6। C3 बिकम C3 -2 टाइम्स C1। तो इसमें आप 2 का गुणा कीजिए तो मिल जाएगा 2, और इसमें घटाइए तो आपको मिल जाएगा लैम्डा। फिर इसमें 2 का गुणा कीजिए मिल जाएगा 4, और 8 में 4 घटाएंगे तो मिल जाएगा 4। फिर 3 में 2 का गुणा कीजिए मिल जाएगा 6, 10 में 6 घटाएंगे तो मिल जाएगा 4। अब काफ़ी हद तक ये सरल हो चुका है। प्रथम पंक्ति के अवयव के सापेक्ष हम इसका प्रसार कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा 1 और 4 और 2 का गुणा 8, और ऋण और ये ऋण और ऋण धन 4 चौक 16, धन 0 के साथ में है तो बाकी पद 0 आ जाएगा, उसे हम नहीं लिख रहे हैं। लैम्डा के साथ ऋण 8 और ऋण धन 6। सरल करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 और यहाँ से मिल जाएगा ऋण 2 लैम्डा। तो चूंकि a अव्युत्क्रमणीय है अतः डिटर्मिनेंट a का जो मान होगा ये 0 होगा। तो इससे मिल जाएगा 8 - 2 लैम्डा इक्वल टू 0, या फिर 2 लैम्डा इक्वल टू 8, या फिर लैम्डा इक्वल टू 8/2। सो लैम्डा इक्वल टू 4, और यही वह मान है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि a एक विचित्र अवयव अर्थात सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू 0। तो चूंकि आपको यह पता है कि a यदि विचित्र अवयव है तो डिटर्मिनेंट a जो होता है वो हमें 0 प्राप्त होता है, और यह हम जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i यह होता है। और आपको यह ज्ञात है कि विचित्र अवयव, अगर a विचित्र अवयव है तो डिटर्मिनेंट a का मान 0 प्राप्त होता है, उसे हम यहाँ पर रख देंगे तो आपको मिल जाएगा a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू 0 इंटू i इक्वल टू 0, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि a एक लांबिक अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट a इक्वल टू ±1। चूंकि a एक लांबिक अवयव है
तो लांबिक अवयव की परिभाषा से हम लिख सकते हैं a इंटू ए डैश इक्वल टू आई। यदि दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट लगा दें a इंटू ए डैश का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई और इसे आगे सरल करें तो आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट ए डैश का डिटर्मिनेंट, और ये आपको मिलता है 1। अब डिटर्मिनेंट a और इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों आपको वही प्राप्त होता है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तन करने से अवयव करने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये a इंटू ए इक्वल टू आपको a प्राप्त होगा, चूँकि a डैश का डिटर्मिनेंट आपको a मिलता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू प्लस माइनस 1, और यही हमें सिद्ध करना था।